मुख्य परीक्षा में सही ढंग से प्रश्नों का उत्तर लिखना ही सफलता का मार्ग बनाता है। सिविल सेवा परीक्षा में प्रभावशाली और सुव्यवस्थित उत्तर ही उच्च कोटि के अंक प्राप्त कराने में सहायता करते हैं। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थी सही ढंग से अपने उत्तर को नहीं लिख पाते, जिससे वह अन्य अभ्यर्थियों से पीछे रह जाते हैं। अभ्यर्थियों को उत्तर लिखने के दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में अपने जवाब को लिखने से पहले आपको किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आई हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सिविल सेवा परीक्षा में आपकी मेहनत और सफलता के बीच कोई अनिवार्य तथा समानुपातिक कार्य संबंध नहीं है। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि अधिक मेहनत करने वाला अभ्यर्थी सफल ही हो जाएगा और कम मेहनत करने वाला अभ्यर्थी सफल नहीं होगा। सफलता मेहनत के साथ साथ कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जिनसे सबसे पहले महत्वपूर्ण है आपकी उत्तर लेखन शैली। उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट की जांच करने वाले परीक्षक को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं होती कि उत्तर पुस्तिका किस उम्मीदवार की है, उसने कितनी गंभीरता से पढ़ाई की है या उसकी परिस्थितियां कैसी हैं इत्यादि। परीक्षक के पास अभ्यर्थी के मूल्यांकन का एक ही आधार होता है और वह यह है कि अभ्यर्थी ने अपनी आंसर शीट में किस तरह के किस लेवल के उत्तर लिखे हैं। अगर आपके उत्तर प्रभावी होंगे तो परीक्षक अच्छे अंक देने के लिए मजबूर हो जाएगा और यदि उत्तरों में दम नहीं है तो फिर आपने चाहे जितनी भी मेहनत की हो उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेगा। आपकी सफलता या विफलता में तैयारी की भूमिका 50% से अधिक नहीं है। शेष 50% भूमिका इस बात की है कि परीक्षा के 3 घंटों में आपका निष्पादन कैसा रहा, आपने कितने प्रश्नों के उत्तर लिखे, किस क्रम में लिखे, बिंदुओं में लिखे या पैरा बनाकर लिखे, रेखा चित्रों की सहायता से लिखे या उनके बिना ही, साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखे या अस्पष्ट हैंडराइटिंग में, उत्तरों में तथ्यों और विश्लेषण का समुचित अनुपात रखा या नहीं। यह सभी वे प्रश्न हैं जो आपकी सफलता या विफलता में कम से कम 50% भूमिका तो जरूर निभाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश उम्मीदवार इतने महत्वपूर्ण पक्ष के प्रति प्रायः लापरवाही बरतते हैं और उनमें से कई तो अपने कॉलेज के बाद के जीवन का पहला उत्तर मुख्य परीक्षा में ही लिखते हैं। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति वर्णनात्मक होती है, जिसमें प्रश्नों के उत्तर को निर्धारित शब्दों यानी मूल रूप से 100 से 300 शब्द में उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। अतः ऐसे प्रश्नों के उत्तर लिखते समय लेखन शैली के साथ साथ समय प्रबंधन आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेखन शैली एवं तारतम्यता का विकास सही दिशा में निरंतर अभ्यास से संभव है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को विषय की व्यापक समझ के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको यह बता दें कि उत्तर लेखन के विभिन्न चरण होते हैं। पहला, प्रश्न को समझना तथा सुविधा के लिए उसे कई टुकड़ों में बांटना। दूसरा, उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। तीसरा, उत्तर लिखना। चौथा, उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना। पहला था प्रश्न को समझना तथा टुकड़ों में बांटना। उत्तर लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है तथा उसमें छिपे विभिन्न उप प्रश्नों तथा उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। सच तो यही है कि आधे से अधिक अभ्यर्थी इस पहले चरण में ही गंभीर गलतियां कर बैठते हैं। प्रश्न को समझने का अर्थ यह है कि प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछना चाहता है। कई बार प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि हम संदेह में रहते हैं कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। इस समस्या का निराकरण करने के लिए प्रश्न को समझने की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। प्रश्न को ठीक से समझने के लिए मुख्यतः 2 बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला, प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा, प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं और उन सभी में आपसी संबंध क्या है। प्रश्न के अंत में दिए गए शब्दों से आशय उन शब्दों से है जो बताते हैं कि प्रश्न के संबंध में अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए। ऐसे शब्दों में विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए,
आलोचनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षा, आलोचना, समालोचना, वर्णन या विवरण एवं स्पष्ट कीजिए या स्पष्टीकरण दीजिए इत्यादि शामिल है। इन शब्दों के आधार पर तय होता है कि परीक्षक अभ्यर्थी से उत्तर में क्या उम्मीद कर रहा है। यह सही है कि बहुत से परीक्षक खुद ही इन शब्दों के प्रति हमेशा चौकस नहीं रहती, किंतु अभ्यर्थियों को यही मानकर चलना चाहिए कि परीक्षक इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर ही उत्तर का मूल्यांकन करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को विभिन्न वर्गों में बांटकर उसके सही आशय को स्पष्ट किया है, जिससे आपके उत्तर को एक सही दिशा मिल सके। व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए, इन सभी शब्दों से प्रायः समान आशय व्यक्त होते हैं। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से सिर्फ इतनी अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियां सरल भाषा में व्यक्त कर दे। वर्णन और विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती, जबकि व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए या स्पष्टीकरण दीजिए वाले प्रश्नों में पूछे गए विषय को सरल भाषा में समझाते हुए लिखने की अपेक्षा होती है। तो वहीं आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचन, इन सभी प्रश्नों को एक वर्ग में रखा जा सकता है। ऐसे प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ की अपेक्षा करते हैं। आलोचना शब्द से यह भाव जरूर निकलता है कि अभ्यर्थी को इसमें पूछे गए विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें लिखनी है, किंतु सच यही है कि आलोचना का सही अर्थ, गुण और दोष दोनों पक्ष पर ध्यान देना होता है। मोटे तौर पर अनुपात यह रखा जा सकता है कि समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण जैसे प्रश्नों में अच्छे और बुरे पक्षों का अनुपात लगभग बराबर रखा जाए, जबकि आलोचना वाले प्रश्नों में नकारात्मक पक्षों का अनुपात कुछ बढ़ा दिया जाए, अर्थात 70 से 47% तक कर दिया जाए। वहीं मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन में मूल्यांकन का अर्थ है किसी कथन या वस्तु के मूल्य का अंकन या निर्धारण करना। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से अपेक्षा होती है कि वह पूछे गए विषय का सार्वकालिक या वर्तमान महत्व रेखांकित करें, उसकी कमियां भी बताएं और अंत में स्पष्ट करें कि उस कथन या वस्तु की समग्र उपयोगिता कितनी है। मूल्यांकन से पहले आलोचनात्मक लिखा हो या नहीं, तार्किक रूप से दोनों बातों को एक ही समझना चाहिए। मूल्यांकन की कोई भी प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब उसके मूल में आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा गया हो। सार यही है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों में अभ्यर्थी को पहले गुण और दोष बताने चाहिए और अंत में उन दोनों की तुलना के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन या वस्तु का क्या और कितना महत्व है। वहीं विवेचन और मीमांसा की तरफ देखें तो मीमांसा का अर्थ होता है किसी विषय को व्यवस्थित तथा संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखना कठिन नहीं होता, उस प्रश्न से संबंधित सभी संभव पक्षों को मिलाकर लिख देना पर्याप्त होता है। विवेचन वाले प्रश्नों में भी मूल अपेक्षा यही होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें किसी कथन या तथ्य की चर्चा करते हुए तार्किक व्याख्या की ज्यादा अपेक्षा होती है। वहीं विश्लेषण तथा संश्लेषण परस्पर विरोधी शब्द हैं। जहाँ संश्लेषण का अर्थ बिखरी हुई चीजों को जोड़कर एक करना होता है, वहीं विश्लेषण का अर्थ होता है किसी एक विचार या कथन को सरल से सरल हिस्सों में विभाजित करना। किसी कथन का विश्लेषण करते हुए अभ्यर्थी को अपने मन में क्या, क्यों, कैसे, कब और कहां, कितना जैसे संदर्भों को आधार बनाना चाहिए। प्रश्नों का तार्किक विखंडन। सरल भाषा में कहें तो तार्किक विखंडन का अर्थ है जटिल वाक्य को कुछ सरल वाक्यों में तोड़कर उसमें अंतर्निहित प्रश्नों की पहचान करना। सरल कथनों में तो यह समस्या सामने नहीं आती, किंतु जैसे ही जटिल वाक्य संयोजन वाले प्रश्न उपस्थित होते हैं, अभ्यर्थी के समक्ष उनकी व्याख्या और अर्थ बोध से जुड़ी कठिनाइयां प्रकट होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से उन मात्रा सूचक या तीव्रता सूचक शब्दों पर ध्यान देना चाहिए जो प्रश्न का फोकस निर्धारित करते हैं। इस प्रश्न में अभ्यर्थियों को दिए गए कथन का विखंडन कई उप प्रश्नों में करना होगा, जैसे 1975 का आपातकाल अत्यंत विवादास्पद काल क्यों माना जाता है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अधिक विवादास्पद काल कौन कौन से माने जा सकते हैं तथा सर्वाधिक विवादास्पद कालों की तुलना में 1975 के आपातकाल की क्या स्थिति रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम अपने उत्तर को लिख सकते हैं। उत्तर की रूपरेखा तैयार करना।
हमारा सबसे पहला पॉइंट है उत्तर की रूपरेखा तैयार करना। उत्तर लेखन प्रक्रिया के दूसरे चरण के अंतर्गत उत्तर की एक संक्षिप्त रूपरेखा बनाई जा सकती है, यानी पॉइंट उसको दिए जाते हैं। कई अभ्यर्थी इस प्रक्रिया का प्रयोग करने से बचते हैं और समय बचाने के लिए सीधे उत्तर लिखने की शुरुआत कर देते हैं। अगर उनकी लेखन क्षमता बहुत सधी हुई न हो तो तय मानकर चलिए कि उनके उत्तर में अव्यवस्था तथा बिखराव का आना स्वाभाविक है। बेहतर यही है कि अभ्यर्थी 10 मिनट की जगह 8 मिनट में ही उत्तर लिखे, किंतु उसका उत्तर बिल्कुल सधा हुआ हो। बहुत अच्छी लेखन क्षमता वाले कुछ अभ्यर्थियों का स्तर तो इतना ऊंचा होता है कि वह प्रश्न को पढ़ते ही मन में ही उत्तर की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और सीधे उत्तर लेखन की शुरुआत कर देते हैं। पर यह क्षमता अर्जित करना एक लंबी और श्रम साध्य प्रक्रिया है, जिसे हर अभ्यर्थी में नहीं पाया जा सकता। नए अभ्यर्थियों के लिए यही बेहतर है कि वह उत्तर की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा समय रूपरेखा या सिनॉप्सिस बनाने पर खर्च करें। रूपरेखा बनाने का अर्थ यह है कि उत्तर से संबंधित जो बिंदु अभ्यर्थी के दिमाग में है उन्हें किसी रफ कागज पर लिखकर व्यवस्थित कर लिया जाए। जरूरी नहीं कि हर बिंदु को लिखा ही जाए। यह भी हो सकता है कि अभ्यर्थी रेखा चित्र जैसे किसी फॉर्मेट में उसे तैयार कर ले। शब्द सीमा का पालन। प्रायः अभ्यर्थियों के मन में जिज्ञासा होती है कि उन्हें दी गई शब्द सीमा के अंदर ही उत्तर लिखना है या इससे थोड़ी बहुत छूट ली जा सकती है। अगर हाँ तो कितनी? इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझ लेना चाहिए कि लोक सेवा आयोग के लिए व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं है कि वह हर अभ्यर्थी के उत्तरों की शब्द संख्या को गिनने की व्यवस्था कर सके। अतः अभ्यर्थियों को सबसे पहले इस दबाव से मुक्त हो जाना चाहिए कि उनके एक एक शब्द की गणना की जाती है। इस संबंध में एक सच यह भी है कि भले ही आयोग शब्दों की गणना न करता हो, पर परीक्षक अपने अनुभवों के आधार पर उत्तर पुस्तिका देखते ही यह अनुमान लगा लेता है कि उत्तर में शब्दों की संख्या लगभग कितनी है। शब्दों की संख्या बहुत अधिक या बहुत कम होने पर ही परीक्षक का ध्यान उस ओर जाता है। ऐसी स्थिति में उसके पास यह विवेकाधीन शक्ति होती है कि वह अभ्यर्थियों को इस गलती के लिए दंडित करे या नहीं। सार यही है कि शब्दों की सीमा का थोड़ा बहुत उल्लंघन करने में समस्या नहीं है, किंतु यह उल्लंघन 10 या 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि शब्दों की गणना में है, था या चाहिए आदि शब्दों की गणना की जाती है या नहीं। उनमें से कुछ यह दावा भी करते हैं कि इन्हें उत्तर की शब्द सीमा में शामिल नहीं किया जाता। वस्तुतः यह एक मिथ है। शब्दों की गणना में सभी प्रकार के शब्द शामिल होते हैं, चाहे वह योजक शब्द हो या अन्य शब्द हो। हाँ, यह जरूर है कि कोष्ठक में लिखे गए शब्दों को प्राय शामिल नहीं किया जाता। इसी प्रकार अगर कहीं समास भाषा का प्रयोग किया जाता है तो समास में आने वाले दोनों शब्दों को हाइफन की वजह से प्राय एक शब्द ही मान लिया जाता है। बिंदुओं में लिखे या पैराग्राफ में यह भी अधिकांश उम्मीदवारों की एक समस्या है, जिज्ञासा है कि उन्हें उत्तर लेखन के अंतर्गत बिंदुओं का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। वस्तुतः इस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देना संभव नहीं है। यह निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न किस प्रकृति का है। अगर प्रश्न की प्रकृति ऐसी है कि उसके उत्तर में विभिन्न तथ्यों या बिंदुओं को सूचीबद्ध किए जाने की आवश्यकता है तो निसंदेह उसमें बिंदुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु अगर प्रश्न की प्रकृति शुद्ध विश्लेषणात्मक है तो बिंदुओं के प्रयोग से बचना आवश्यक है। ऐसा उत्तर पैराग्राफ पद्धति के अनुसार लिखना ही ठीक रहता है। अभ्यर्थियों के मन में एक दुविधा इस बात को लेकर भी रहती है कि उन्हें किसी उत्तर में रेखा चित्र जैसे पाई डायग्राम, वेन डायग्राम, तालिका, फ्लो चार्ट आदि का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि निबंध तथा विश्लेषणात्मक प्रश्नों में प्रायः इस प्रवृत्ति से बचना ही अच्छा रहता है। किंतु यदि प्रश्न की प्रकृति ही ऐसी हो कि उसमें विभिन्न वस्तुओं का आपसी संबंध या वर्गीकरण आदि दिखाए जाने की जरूरत हो तो रेखा चित्र का प्रयोग सहायक भी हो सकता है। कैसी शब्दावली का प्रयोग करें? तो दोस्तों, उत्तर लिखने में भाषा शैली की सरलता एवं सहजता बनाए रखना चाहिए। शब्दों के चयन में इतनी सावधानी बरतना अनिवार्य है कि उत्तर की गरिमा में समझौता ना हो। उर्दू फारसी परंपरा के शब्दों का प्रयोग निबंध में तो कुछ मात्रा में किया जा सकता है, किंतु सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में ऐसी भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। अंग्रेजी की शब्दावली का प्रयोग करने में समस्याएं कम है। जहां भी कोई जटिल तकनीकी शब्द पहली बार आए वहां आपको कोष्ठक में अंग्रेजी का
शब्द भी लिख देना चाहिए। कोष्ठक में लिखते समय आप रोमन लिपि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी के किसी तकनीकी शब्द का प्रयोग देवनागरी लिपि में करते हैं तो उसके लिए भी कोष्ठक की जरूरत नहीं है, किंतु ध्यान रखें कि इस सुविधा का प्रयोग केवल बहुत जरूरी शब्दों के लिए ही किया जाना चाहिए। अगर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग सामान्य अनुपात से अधिक मात्रा में हुआ तो परीक्षक के मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव डल सकता है। परीक्षा में सामान्यतः उस शब्दावली को अधिक महत्व दें जो संस्कृत मूल की अर्थात तत्सम है। ऐसी शब्दावली प्रायः अधिक औपचारिक मानी जाती है और परीक्षा के अनुशासन को देखते हुए परीक्षक इसे उचित समझते हैं। वहीं उदाहरण के लिए अगर मैं आपको कुछ समझाऊं तो प्रधानमंत्री जी अस्वस्थ है कहने में जो औपचारिकता है वह यह कहने में नहीं है कि वजीर आजम साहब की तबीयत नासाज है। इसलिए जहां तक संभव हो अपनी शब्दावली को सरल, सहज किंतु तत्समी बनाए रखने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न यह आता है कि भूमिका आदि लिखे या नहीं। अभ्यर्थियों को इस प्रश्न पर भी पर्याप्त संदेह रहता है कि उन्हें अपने उत्तर की शुरुआत में भूमिका लिखनी चाहिए अथवा नहीं। इसी प्रकार उत्तर के अंत में निष्कर्ष की आवश्यकता को लेकर भी संदेह बना रहता है। आजकल सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषयों में 200 से 250 शब्दों से अधिक शब्द सीमा वाले उत्तर नहीं पूछे जाते। इसलिए आजकल यह मानकर चलना ठीक है कि बिना किसी औपचारिक भूमिका के आप सीधे अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। उत्तर का पहला एक आध वाक्य ऐसा रखना चाहिए जो भूमिका की जरूरत को पूरा कर दे। अगर प्रश्न किसी विवाद पर आधारित है तो 1-2 पंक्तियों का निष्कर्ष भी दिया जाना चाहिए, किंतु सामान्य तथ्यात्मक प्रश्नों में निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक बनाना दूसरा पॉइंट हमारे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों उत्तर लेखन का अंतिम पक्ष यह है कि हम अपने उत्तर को ज्यादा सुंदर व प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रमुख सूत्र इस प्रकार है कि उत्तर के सबसे महत्वपूर्ण शब्दों तथा वाक्यों को रेखांकित करना ना भूले, यानी उसे अंडरलाइन जरूर कर लें। पर यह ध्यान रखें कि रेखांकन का प्रयोग जितनी कम मात्रा में करेंगे उसका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। कई विद्यार्थी लगभग हर पंक्ति को ही रेखांकित कर देते हैं जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह काले और नीले 2 रंगों के पेन का प्रयोग करे। जैसे वह नीले पेन से उत्तर लिख सकता है और काले पेन से महत्वपूर्ण हिस्सों को रेखांकित या अंडरलाइन कर सकता है। पर यह ध्यान रखिए कि इन दोनों रंगों के अलावा अन्य किसी भी रंग के पेन का प्रयोग करना नियम के विरुद्ध है। अपनी लिखावट यानी हैंडराइटिंग जितनी साफ सुथरी होगी आपको अधिक अंक मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अच्छी हैंडराइटिंग से एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल जाता है जो अंततः अंकों के लाभ में परिणत होता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग साफ नहीं है तो नुकसान होना तय है। इसलिए अभी से कोशिश कीजिए कि हैंडराइटिंग कम से कम ऐसी जरूर हो जाए कि उसे पढ़ते हुए परीक्षक को तनाव या सिरदर्द ना हो। अपने शब्दों तथा पंक्तियों के मध्य खाली स्थान इस तरह से छोड़ें कि आपकी आंसर शीट आकर्षक नजर आए। 2 पंक्तियों के बीच में जितना गैप छोड़ते हैं 2 पैराग्राफ के बीच में उससे कुछ ज्यादा गैप छोड़ें ताकि दूर से देखकर ही यह समझ आ जाए कि कहां से नया पैराग्राफ शुरू हुआ है। इसी प्रकार हर नया पैराग्राफ लगभग एक ही स्केल में शुरू करें। बाईं तरफ जहां लिखने का स्थान शुरू होता है वहां से लगभग 2 शब्दों का खाली स्थान छोड़कर पैराग्राफ शुरू करना चाहिए और वहीं सभी पैराग्राफ उसी बिंदु से शुरू किए जाने चाहिए। आईएएस मुख्य परीक्षा में उत्तर के प्रारंभ में आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा जो उत्तर की भूमिका पूर्ण कर दे। अगर प्रश्न किसी मुद्दे पर पूछा गया हो तो आप उसका निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। अब सबसे अहम मुद्दा ये है ड्राइंग और डायग्राम। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देते समय आप आरेख या रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। भूगोल या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रश्न का उत्तर देते समय भारत और विश्व के मानचित्र का प्रयोग करना सही होता है। तालिका या फ्लो चार्ट का प्रयोग तो दोस्तों प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय तालिका या फ्लो चार्ट का प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग करने पर आप सामाजिक मुद्दों से जुड़े उत्तरों के लिए आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक प्रश्नों में पूछे जाने वाले मुद्दों व विषयों का उत्तर देते समय विषय की गहराई में न जाएं, बल्कि उसका विश्लेषण अधिक से अधिक करें। आप जितना अच्छा विश्लेषण करेंगे आपके अंक उसी के अनुरूप अधिक प्राप्त होंगे।
यूपीएससी बोर्ड आपके द्वारा दिए गए उत्तरों में टॉपिक से जुड़े आयामों की जानकारी और उन्हें समझने का अधिक प्रयास करता है। आवश्यकता से अधिक गहन जानकारी देने पर यूपीएससी बोर्ड आपको सिविल सेवा परीक्षा की कसौटी के अनुकूल नहीं मानता है। वहीं महत्वपूर्ण बिंदु यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आप प्रश्न में पूछे गए उत्तर में से महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप अपने उत्तरों को अलग अलग भागों में सुव्यवस्थित रूप से रखकर उन्हें अच्छी तरह से समझा भी सकते हैं। आप अलग अलग तथ्यों व बिंदुओं को रख सकते हैं जिससे उत्तर समझने में आसानी होगी। तो मुख्य परीक्षा के प्राय सभी प्रश्न पत्रों में एक बड़ी समस्या यह भी आती है कि 3 घंटों में सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखा जाए। यह समस्या आपको भी लगेगी। तो दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न को कितना समय दिया जाना चाहिए, सभी प्रश्न किए जाएं या कुछ छोड़ दिया जाए, आदि इत्यादि। कुछ लोगों का मानना है कि परीक्षा में समय का विभाजन प्रत्येक प्रश्न के लिए बराबर होना चाहिए, किंतु मनोवैज्ञानिक स्तर पर इस बात को सही नहीं माना जाता। शुरुआती उत्तरों का प्रभाव ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और अंत तक उस प्रभाव के आधार पर लाभ या नुकसान होता रहता है। इसलिए शुरुआती कुछ प्रश्नों पर तुलनात्मक रूप से अधिक समय दिया जाना चाहिए। परीक्षा के अंतिम 1 घंटे में अभ्यर्थी की सोचने और लिखने की गति अभूतपूर्व तरीके से बढ़ चुकी होती है। इसलिए अंतिम कुछ प्रश्नों को तुलनात्मक रूप से कम समय मिले तो भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि आप परीक्षा में समय प्रबंधन की इस रणनीति पर पूरी तरह से न चल सके और अंतिम समय में कई प्रश्न बचे भी रह जाएं। जैसे मान लीजिए कि समय सिर्फ 20 मिनट का रह गया हो और प्रश्न 5 या 6 बचे हुए हों। ऐसी स्थिति में भी कोशिश यही रखनी चाहिए कि कोई प्रश्न छूटे नहीं। अगर आप सभी प्रश्नों में सिर्फ फ्लो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से ही महत्वपूर्ण बिंदु भी लिख देंगे तो भी आपको ठीक ठाक अंक मिलने की संभावना रहती है। उत्तर पुस्तिका के अंतिम हिस्से तक पहुंचते पहुंचते परीक्षा के मन में अभ्यर्थी के बारे में एक राय बन चुकी होती है और अंकों का निर्धारण प्रायः उस राय के आधार पर ही होता रहता है। अगर आपके बारे में भी पहले से ही अच्छी राय बन चुकी है तो अंतिम कुछ प्रश्नों में डायग्राम या सिर्फ बिंदु देखकर भी परीक्षक अच्छे अंक दे देगा, क्योंकि वह आपके पक्ष में सकारात्मक अभिवृत्ति बना चुका होता है। लेकिन अगर आप कुछ प्रश्न पूरी तरह छोड़ देंगे तो वह चाहकर भी आपको अंक नहीं दे सकेगा, क्योंकि आपने उसे अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं दिया। सार यही है कि कोशिश करनी चाहिए कि एक ही प्रश्न न छूटे। हाँ, जो प्रश्न अभ्यर्थी को आता ही नहीं है वह तो उसे छोड़ना ही होगा। अगर आप बताए गए सभी पॉइंट्स को आंसर लिखते समय याद रखेंगे तो आप काफी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि जिन किसी को भी इस विषय से संबंधित कोई परेशानी थी वह सभी अब क्लियर हो चुकी होंगी। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप इन सभी किताबों को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन्हें Amazon या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।